गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है जी? आप सभी के कैसे हैं? आप सभी लोग, सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप एकदम बढ़िया हैं और सेशन लगाने के लिए तैयार है। एक बार प्लीज कंफर्म करेंगे आप सबको आवाज साफ आ रही है तो मैं सेशन को स्टार्ट करता हूँ। गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। आज की स्पेशल क्लास के एंड में थोड़ी दिक्कत आप लोगों को आई थी, तो एक बार आप पहले कंफर्म करिए, उसके बाद जो है मैं क्लास को जो है स्टार्ट करूंगा। वीडियो ब्लर है, कोई बात नहीं, काम चला लीजिए। ब्लर है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलने दीजिए जैसे चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों कहानी आज की। आई होप आप एकदम बढ़िया हैं और सेशन लगाने के लिए तैयार है। देखिए ये सब इश्यूज जो है चलते रहेंगे। अब बस बस आप ये बताइए कि जो मैं अभी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ क्या वो आपको रीडेबल है? फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ पॉलिटी। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो क्या आप इसे पढ़ पाएंगे? अगर आप पढ़ पाएंगे तो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जो इशू है वो है, कोई बात नहीं, आप काम चलाइए। अल्टीमेट गोल इज टू लर्न, टू सी, टू वॉच, टू नोट डाउन, टू लिसन। अगर ये सब चीजें हो पा रही है तो बल्ले बल्ले है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो दोस्तों शुरू करते हैं जी कहानी। देखिए काफी सारे टॉपिक्स मैंने आपको पूरे करा दिए हैं। अब इस कोर्स में जो हमारा बचा है, मैं आपको एक बार ओवरव्यू जो है दे देता हूँ, ठीक है? बटरफ्लाई जी कोई बात नहीं, काम चलाइए। देखिए कई सारे कंपाइलेशन मैं आपके साथ जनरली कोर्सेज में इस कोर्स में डिस्कस करता हूँ। जैसे कि अभी तक जितने प्रधानमंत्री रहे हैं, अभी तक जितने प्रेसिडेंट्स रहे हैं, इस तरीके का जो डेटा है, एक तो ये शेयर करता हूँ। इसके अलावा एक है इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, एक ये डिस्कस अभी करना बचा है इस कोर्स में। इसके अलावा एक पोर्शन अपना बचा है कि फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स, जिसमें हम पढ़ते हैं कि दादरा नागर हवेली, या चलो हिमाचल प्रदेश, ये जम्मू कश्मीर स्टेट से यूटी बना, कैसे क्या बना, वो सब चीजें जो है हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ये इस तरीके का डिस्कशन के अलावा हमारा भी जुडिशरी वाला पोर्शन इस कोर्स में बचा है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा जो अपने को पता होना चाहिए वो हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। और ऐसे जो छोटे छोटे कंपाइलेशन से हैं अमेंडमेंट टाइप के, वो डिस्कस करना इस कोर्स में बचा है। और छोटी मोटी चीजें बची हैं मेरे पास, सब नोटेड है। ये डिस्कस करके हमारा ये कोर्स पैक हो जाएगा। अभी के लिए अगर आप शायद देख पा रहे होंगे, मैंने 5 क्लासेस जो है इस कोर्स में ऐड कराई है। एक क्लास उसमें अभी जिसमें आप इस समय है 23 तारीख को है, एक क्लास आपकी 24 तारीख को है, एक क्लास आपकी 25 तारीख को है, और 2 क्लासेस आपकी 26 तारीख को रखी है। 26 तारीख छुट्टी है, मेरे पास भी थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा है, और ये है कि सुबह थोड़ा सा मैं ऑक्यूपाइड रहूंगा बस, बाकी अदरवाइज तो अपना जो शाम का टाइम है फ्री है। तो एक क्लास मैंने आपके लिए 5 बजे रख दी है, 5 से लेकर 7 बजे तक हम इस क्लास में रुक जाएंगे। एक क्लास 8 बजे रखी गई है स्पेशल, और उसके बाद रात को 10 से 12 बजे ये जो बाकी दिन वाली क्लास है, इसी तरीके हम यहाँ पर भी क्लास को लगा लेंगे। ठीक है, आपको इसलिए बता रहा हूँ जिससे ओवरऑल आप बाकी चीजें जो है प्लान कर पाए। मुझे उम्मीद है इतने में काम बन जाएगा, नहीं बनेगा तो मैं और क्लासेस ऐड करा दूंगा। वो आपकी टेंशन नहीं है, वो मेरी टेंशन है। वो मैं आपको जो है 26 जनवरी वाली क्लास में अपडेट दे दूंगा। ठीक है जी। रुको हितेश, मैं नोट कर लेता हूं। आप मुझे हितेश इसे क्वेश्चन टैब में भेज दो, जाने से पहले मैं इसे अपने पास नोट कर लूंगा, और हो पाया तो मैं करा दूंगा। वैसे जनरली मैं इकोनॉमिक्स में कराता हूँ, स्टिल हो पाया करा देंगे, कोई बात नहीं, 15-20 मिनट लगेंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे क्वेश्चन टैब में भेजो, मैं ट्राई करूंगा। चलो जी शुरू करते हैं कहानी को। जिस जो ऑक्यूपाइड होगा 26 को, वो बाद में क्लास को देख सकता है, ऑब्वियस बात है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कहानी। और बटरफ्लाई उम्मीद है यस, बाकी नहीं होगा तो हो सकता है कि मुझे 1-2 क्लासेस ऐड करानी पड़े। बाकी ये कोर्स कब एंड होगा या फिर और क्या कोर्स आएगा, इसके बारे में आपको बताया जाएगा 25 तारीख के बाद, तो अभी उस बारे में चर्चा मत करिए। अभी जो चर्चा का विषय है उसे मैं शुरू कर देता हूं, आज की क्लास। ठीक है, ये सब मैं हटा देता हूं, स्लाइड को जो है ब्लैंक कर देता हूं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी कहानी को। और वैसे मैंने सोचा था इस क्लास में मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स को डिस्कस करूंगा, बट पहले, उससे भी पहले मैं आपको एक दूसरा टॉपिक जो है यहाँ पर पढ़ाना चाहता हूँ, वो है अपना जुडिशरी। आप अगर नोटिस भी करेंगे, शायद आपको 1 सेकंड को दिखी भी होगी, ये वाली फाइल मैंने इस कोर्स में, इस क्लास में ऐड कर दी है, बट अभी उसका डिस्कशन हम नहीं करेंगे। हम पहले डिस्कशन करेंगे एक दूसरे टॉपिक का, जो कि है जुडिशरी इन इंडिया। तो आप हेडिंग डालेंगे जुडिशरी इन इंडिया। देखिए जुडिशरी यानी जो हमारा न्यायपालिका वाला हिस्सा है, उसकी बात मैं आपके साथ करने वाला हूं। और अगर हम डिस्कशन करने पे आए तो ये बहुत वास्ट है, कोई लिमिट नहीं। डाउट्स जो भी मैटर है प्लीज क्वेश्चन टैब में भेजिए अभी के लिए, बाकी इधर फोकस करिए। ठीक है, क्वेश्चन टैब आप इस्तेमाल करिए। वैसे भी 15-20 सेकंड का हमारे बीच में गैप है, तो कोऑपरेट करिए, अपना नुकसान मत करिए। डाउट्स, रिक्वेस्ट, जो भी आप कहना चाहते हैं, ऐसा जो आपको लगता है हाथों हाथ जवाब आए, प्लीज उसे क्वेश्चन टैब में भेजिए। ठीक है, जुडिशरी इन इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन के पहले की कमेटी, अगर कोमल आप वो बात कर रहे हैं ड्राफ्टिंग कमेटी वगैरह, वैसे तो हिस्ट्री के कोर्स में मैं पढ़ाता हूं, फिर भी उससे एसोसिएटेड जो पोर्शन है जैसे कि कैबिनेट, ये वो सब आपको इसी कोर्स में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जुडिशरी इन इंडिया। देखिए कहानी शुरू होती है 1773 से। 1770 से पहले जो है, आपको याद होगा 1757 में तो रॉबर्ट क्लाइव जो है
वो हमें हराते हैं बैटल ऑफ प्लासी में। 1764 में बक्सर का युद्ध हारते हैं। 1765 में हो जाती है इलाहाबाद की संधि, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। 1765 से 1772 तक जो है डुअल टैक्सेशन चलता है, डुअल गवर्नेंस टैक्सेशन जो भी आप उसे कहें, और हम उसे देसी भाषा में लूट ऑफ इंडिया कहते हैं, है ना। उसके बाद फाइनली चीजों पे रेगुलेशन लगे और कानून आना शुरू हुए, एक्ट्स आना शुरू हुए, और उसमें सबसे पहला था जी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया और जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा बना। इसके तहत बना सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा, एस्टैब्लिश्ड इन 1774। ये सिर्फ और सिर्फ नाम का सुप्रीम था। ये जो सुप्रीम लगाया गया है ये बस फैंसी है, किसी काम का नहीं है। ये किसी काम का नहीं है। इसे अपने आज वाले सुप्रीम कोर्ट से कंपेयर मत करिएगा। आज वाला जो है दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। दिस इज नॉट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कीप दिस इन माइंड। एक्चुअल सारे काम होते थे लंदन में, वहां से टेक्निकली ऑर्डर्स आते थे इनके पास और ये बस उसे एग्जीक्यूट करते थे। एक्चुअल अथॉरिटी वॉज इन द हैंड्स ऑफ प्रिवी काउंसिल, वॉज विद प्रिवी काउंसिल, जो लंदन में बैठता था। आप समझ गए ना। यानी यहां का सुप्रीम कोर्ट नाम का ही सुप्रीम था, प्रिवी काउंसिल करके एक लंदन में बैठा करता था। कोर्ट मान सकते हैं, बेंच मान सकते हैं, जो भी मानना मान सकते हैं। वो जो है सारे फैसले सुनाता था। ठीक है, देखिए सेम बात 10 बार कह देने से कुछ भी नहीं होगा। जो है आपके सामने है, कोशिश करिए, सीख कर जाइए। ब्लड है, बट क्या इतना ब्लड है कि जुडिशरी पढ़ने में नहीं आ रहा? क्या इतना ब्लड है कि मेरी आवाज भी नहीं आ रही? मैं हर शब्द जो लिखता हूं वो डिक्टेट करता हूं। तो अपना नुकसान मत करिए, ठीक है। नोट करिए, फिर मैं आगे चलता हूं। नोट कर लिया जी। चलो आगे चलते हैं। 26 मार्च 1774 एक लेटर इशू करा गया था जिसके तहत ये सुप्रीम कोर्ट बना था, लेटर्स ऑफ पेटेंट। अब मैं स्पीड पकड़ूंगा दोस्तों, जो आपको मुझे कहना हो कृपया क्वेश्चन टैब का इस्तेमाल करिएगा। द लेटर्स ऑफ पेटेंट करके एक लेटर था, वॉज इशूड टू एस्टैब्लिश सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट कैलकाटा। ये थोड़ा मैं आपको वो चीज लिखवा रहा हूं जो पिछले कोर्सेज में नहीं लिखवाई है, थोड़ा सा मैंने अपने पास से ऐड करा है। कृष्णा, आई कैन सी योर कमेंट। जय, आई कैन सी योर कमेंट। ठीक है, तो अगर पेपर आपसे पूछता है कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट कब बना, तो आपको आंसर देना है 26 मार्च 1774। थोड़ी स्पीड बढ़ा के नोट करिएगा, डेटा ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा बना है, यहां से तारीख अपने को छापनी है, 26 मार्च 1774। कोई पूछे मद्रास का कब बना है, आप आंसर देंगे 26 दिसंबर 1800। और आपसे कोई पूछे बॉम्बे का कब बना है, तो आप आंसर देंगे 8 दिसंबर 1823। मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूं पिछली वाली, ठीक है। आप फटाफट नोट करिए, थोड़ी स्पीड आप प्लीज बना के चलिए, मैं आपकी ही भलाई की बात कर रहा हूं। नोटेड।
अभी तक इस क्लास में हमने 3 स्लाइड पढ़ी है। सबसे पहले जुडिशरी इन इंडिया 1773 है पूरी कहानी। उसके बाद हमने पढ़ा है 26 मार्च 1774 वाली बात, और उसके बाद हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट कौन सा कब कहां बना। ठीक है जी, मैंने अब आपको नोट करके आप सबको सेम पेज पे ले आया हूं। अब यहां से थोड़ा फोकस ज्यादा लगेगा, कमेंट ज्यादा करेंगे तो आप ही का नुकसान है। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, ध्यान रखेंगे इंडिया वाले की अब मैं बात कर रहा हूं, ये थे सुप्रीम कोर्ट उन इलाकों के। ये अलग अलग इलाके थे ना, मद्रास हो गया जी, इसका एक सुप्रीम कोर्ट बना दिया, और बंबई का बना दिया, ये सब अलग बातें हैं। अब जो है हम बात यहां पर करेंगे आपके साथ बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। आगे चल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बना फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। ये ध्यान रखेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यस कशिश, रिप्लेस्ड फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। आजादी से पहले जो उस समय का हुआ करता था वो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था, बट बाद में हमने जो इसे नाम दिया, एक नया इंस्टीट्यूशन बनाया, वो था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 28 जनवरी 1950। फर्स्ट सिटिंग इनॉग्रेशन वॉज हेल्ड ऑन 28 जनवरी 1950। इनिशियली सुप्रीम कोर्ट, अब मैं हर जगह एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट है, ध्यान रखेंगे। अब मैं हर जगह जहां पर भी एससी लिखूंगा दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट, मेट फॉर जस्ट 28 days in a year, now 190 days in a year। एन लगाएं आ लगाएं वो आप जाने। बहुत सारा डेटा ऐसा लिखवा रहा हूं जो पिछले किसी कोर्स में नहीं लिखवाया गया है, तो जो पुराने कोर्सेस लगा चुके हैं कृपया पेन कॉपी उठा के नोट करें। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भारत सरकार के किसी ऑफिस जैसा नहीं है कि जिसमें हफ्ते में 5 दिन जाना है, 8.5 घंटे जाना है, जिसमें 8 घंटे का लंच है। ऐसा नहीं है। जैसे जब आप जॉब पे जाएंगे तो आपके ऑफिशियल वर्किंग आवर्स या तो 9:30 से 6 होंगे, या फिर 9 से 5:30 होंगे, विद 30 मिनट्स ऑफ लंच। वो बात अलग है कि आप थोड़ा ज्यादा लंच कर लेते हैं कभी कभार, 1 घंटा, 1.25 घंटा, 1.5 घंटा हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द सीनियर, जैसा आपके ऑफिस में सीनियर्स हैं। बट ऑफिशियली आपको 8 घंटे की ड्यूटी 5 दिन यानी 40 घंटे पर वीक काम करना होता है भारत सरकार के साथ। बट ये सुप्रीम कोर्ट है, इसका काम वो वाला नहीं है कि जाना है, टाइपिंग करनी है, ऑर्डर बनाने हैं, ये वो ऐसा नहीं है। इसका काम है दिमाग लगाने वाला। तो यहां पर आप ऐसा एक्सपेक्ट मत करिए कि ये हफ्ते में 5 दिन आएंगे, सुबह से शाम तक बैठे ही रहेंगे, काम करते रहेंगे। इन्हें बहुत सारी सेल्फ स्टडी ऑफ केसेस भी करना होता है। तो जो 190 दिन आप देख रहे हैं सच में बहुत ज्यादा है। दुनिया के कोर्ट्स 100 सवा 100 दिन से ज्यादा नहीं मिलते हैं, बिकॉज उन्हें बाकी टाइम पे स्टडी करनी होती है केसेस की। ऐसा नहीं है कि बस सुबह आ गए 9:30 बजे और कुछ भी फैसले सुना दिए। तो ये 190 जो है इट इज ऑन अ वेरी हाई साइड। कई लोगों को लगता है कि अरे इन्हें गर्मियों की छुट्टियां क्यों मिलती है, दिस दैट। जितना समय ये लोग देते हैं हमारे जजेस, ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई है। नंबर ऑफ जजेस बढ़ाना एक सोल्यूशन है, बट एज ऑफ नाउ जो सिचुएशन है वो ये है कि ये बहुत ज्यादा दिन जो है देते हैं। ध्यान रखेंगे, 190 कम नहीं है, 190 काफी ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आई होप आप ये बात समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं जी। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बिल्डिंग नहीं है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया
पहले बन गया, फिर उसकी बिल्डिंग भी साथ साथ तैयार होती गई। लिख देता हूं मैं, बिल्डिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट। समझ गए ना, पहले ऑफिस बन गया, वो कहीं और बैठ रहे, साथ में बिल्डिंग जो है तैयार होती जा रही है। बिल्डिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ध्यान रखेंगे ओब्वियसली ये दिल्ली में है और ये डिजाइन करी गई है जीबी गणेश भिकाजी देवलालीकर, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसका जो स्टाइल है बिल्डिंग का वो है इंडो ब्रिटिश। फाउंडेशन लेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑन 29 अक्टूबर 1954। नोट करिए। फाउंडेशन लेड करी गई है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑन 29 अक्टूबर 1954। कीप दिस इन माइंड। और इसकी जो ओपनिंग करी गई है, जिसे आप इनॉग्रेशन कहते हैं, ओपनिंग ही लिख देता हूं क्योंकि किताबी भाषा वो ओपनिंग वाली है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑन 4 अगस्त 1958। बिल्डिंग की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की नहीं, कीप दिस इन माइंड, बिल्डिंग की बात हो रही है बस। नोटेड। बहुत सारी कहानी लिखवाई है मैंने आपको, पिछले किसी कोर्स में नहीं है ये सब। ठीक है जी, एक छोटा सा पॉइंट मैं आपके लिए ऐड करना चाहूंगा। यहां पर 26 जनवरी दिखे तो टिक कर देना, दुखी मत होना, क्योंकि जब आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की साइट पे जाएंगे तो वहां पर आपको एक ही पेज पे दोनों डेटें दिखेंगी। अगर वो ना दिखे तो इस पे टिक कर देना, विश्वास मानो कभी भी दोनों एक साथ नहीं आएंगे, दोनों एक साथ आ गया तो वो क्वेश्चन बोनस जाएगा। फिर भी 28 जनवरी पे टिक कर देना। हाँ ठीक है, बटरफ्लाई नोट कर लिया जी। और एक अजीबो गरीब फैक्ट अब मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि एसएससी कुछ भी पूछता है। इट हैज 27.6 मीटर हाई डोम। यस नेहा जी, उम्मीद है इसी महीने में पूरा हो जाएगा, बाकी 26 तारीख को अपडेट दिया जाएगा। इसका जो गुंबद है वो 27.6 मीटर्स हाई है। नोट करिए, डन लिखिए, मैं आगे चलूं। चलो चलते हैं जी आगे। तक हो गया ना अपना। अब आ जाते हैं थोड़े किताबी ज्ञान पे। पार्ट 5 और आर्टिकल नंबर। पार्ट 5 तो क्योंकि बहुत बड़ा यूनियन में तो दुनिया भर की चीजें आती हैं। हाई डोम, DOME, गुंबद, ठीक है जी। आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 डील करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, डील्स विद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ जजेस, चीफ जस्टिस प्लस 33 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, ध्यान रखेंगे।
कई जगह आपको 33 लिखा दिखता है, बट अगर आप ऑफिशियल साइट पे जाएंगे तो वहां पे लिखा हुआ दिखेगा चीफ जस्टिस अलॉन्ग विद 33 अदर जजेस, ऐसे करके लिख के देते हैं। ठीक है, चीफ जस्टिस के अलावा 33 और जजेस हैं, तो इसका काउंट हो गया 34। अब अगर एसएससी को सच में गंदा खेलना है तो वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि आपको और परेशान कर सकते हैं कि बताओ जी जजेस का संख्या जो है वो 14 कब करी गई थी, 11 से, तो वो ईयर पूछ सकता है, वो भी मैं आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ। स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनली 8। 8 में कौन कौन होगा जी, 1+7। 1 क्या है, चीफ जस्टिस, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं। 1, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और 33 और जजेस हैं। ओरिजिनली 8 हैं, और ये कैसे हैं जी, एक चीफ जस्टिस प्लस 7 अदर जजेस। समझ गए मैंने कैसे लिखा है, अपनी फोटो को मैं और छोटा कर देता हूं, चिंता ना करें। ठीक है, ओरिजिनली 8 थे, 1956 में इसे 11 कर दिया गया। व्हेन आई से 11 इट इज कॉमन सेंस कि इट इज 1+10। ये काम करा गया है 1956 में, ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहां से 11 से हो गए 14, 14 हो गए जी 1960 में। उसके बाद 14 से हो गए 18 1977 में। उसके बाद जी 18 से बढ़कर हो गए 26, 25+1 26, 26 हुए थे 1986 में। 26 से जो है बढ़कर हो गए थे 31 2008 में। और उसके बाद 31 से बढ़कर हो गए 34 2019 में। टोटल जजेस अगर आप मुझसे पूछते हैं तो इसका आंसर 34 हो जाएगा। अगर 34 ना दिख के पेपर में 33 दिखे तो टिक कर देना, वैसे 34 ही सही आंसर होगा, बिकॉज चीफ जस्टिस एंड 33 अदर जजेस है स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे, आप चाहें तो जाकर अभी चेक कर सकते हैं। बैक स्लाइड पर ए क्या साथ लिखा, बैक स्लाइड पे तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। 124 से 147 है, यहाँ पर चीफ जस्टिस और 33 है, टोटल हो गया 34। 34 है टोटल। अच्छा ये डाउट है यार को। एंड 33 अदर जजेस। ठीक है, मैं जानता हूं कि आप लोग जिस समस्या को फेस कर रहे हैं वो मुश्किल है और आपके लिए सच में प्रॉब्लम हो रही है। आई अंडरस्टैंड, इसी वजह से मैं एक्स्ट्रा कॉपरेट कर रहा हूं और एक्स्ट्रा पेशेंट हो रहा हूं। कोई बात नहीं, सॉल्यूशन निकालना है अपने को जीवन में, बट सेम एफर्ट आपको भी लगाना होगा। ठीक है पिरिक, जो भी पायरिक पिरिक जैसे भी बोलते हैं आपके नाम को। ठीक है जी, यहां तक आई होप आपने छाप लिया होगा। अब मैं चलता हूं आगे। आ जाते हैं जी अपॉइंटमेंट पे। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बात खत्म। सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जज ले आओ मैदान में, सारे के सारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस हो चाहे वो अदर जजेस हो। समझ पा रहे हैं, जजेस के अंदर चीफ जस्टिस भी आते हैं और अदर जजेस भी आते हैं। चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट के समय प्रेसिडेंट उन जजेस को कंसल्ट करते हैं जो उन्हें लगता है करना चाहिए, और अदर जजेस के केस में वो चीफ जस्टिस को भी कंसल्ट करते हैं।
नोट कर लिया, चलते हैं आगे। जनरली सीनियर मोस्ट जज बिकम्स जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बिकम्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हितेश वो अलग चीज है। कंसल्टेशन वाला पॉइंट बता दो। कंसल्टेशन का मतलब है कि उनसे डिस्कस करना कि किसे अपॉइंट करा जाना चाहिए। ठीक है जी, किसे अपॉइंट करा जाना चाहिए उनसे डिस्कस करा जाता है। थोड़ा सोच के देखिए कि अगर प्रेसिडेंट को एक इतना बड़ा फैसला लेना है तो क्या उन्हें ऐसे लोगों से सलाह मशवरा करना पड़ेगा जो इस फील्ड के एक्सपर्ट है। तो जब चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना है तो अदर जजेस से बात कर लेंगे, लेकिन मान लेते हैं अदर में से कोई एक सीट खाली हो गई जिसे अपॉइंट करना है, तो अदर से तो बात करेंगे, चीफ जस्टिस से भी बात करेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। जनरली क्या होता है, अगर किसी को अपॉइंट करना है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं। अगेन क्या इसके भी बड़े सारे केसेस है, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस। उसके अंदर क्या है, थर्ड जजेस केस में कहा गया है कि चीफ जो कंसल्टेशन है वो प्रेसिडेंट जो है वो लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस से ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये मैं आपको बता रहा हूँ थर्ड जजेस केस। अब ये मैं इस तरफ जाना नहीं चाह रहा था, 1989 है ये, इस तरफ वैसे 1998 है, सॉरी मैं इस तरफ जाना नहीं चाह रहा था, बट समझा देता हूँ। तो अगर इन पांचों में से कोई से दो लोग भी मना कर देते हैं तो जनरली प्रेसिडेंट वो पर्सन का नाम नहीं मतलब कंसिडर करते हैं। ठीक है, वो रिकमेंड नहीं करते हैं ऐसे पर्सन का अपॉइंटमेंट। ठीक है, बाकी ये सब इग्नोर कर दो, एसएससी ये सब नहीं पूछता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 34 लोग बैठे हुए हैं, इमेजिन कर लीजिए, बहुत सारे। इन्हीं 34 में से कोई सा एक इंसान जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाते हैं। कोई भी फर्क नहीं है बाकी जजेस में और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में, ऑब्वियसली कुछ चीजों को छोड़ के, तभी वो चीफ है। बट स्टिल देसी भाषा में सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो सब एक बराबर से होते हैं। उनमें से किसी एक को मेन बनाना होता है जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। हम चार दोस्त मिलकर कहीं घूमने जा रहे हैं, बस एक इंसान गाड़ी चला रहा है, बाकी तीन बैठे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि बाकी तीन ने कम पैसा कंट्रीब्यूट करा है, चारों ने बराबर कंट्रीब्यूट करा है, बस गाड़ी ये चला रहे हैं क्योंकि बाकी तीन को लगता है कि गाड़ी इन्हें चलानी चाहिए। आई होप आप बात को समझ चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं, ही इज सिंपली अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बस नाम के वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, बस नाम के मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज उसके लिए अलग से कोई क्वालिफिकेशन वगैरह नहीं चाहिए होती। ठीक है, आप बात को समझ पाए। ये थर्ड जजेस केस वाली बात सिर्फ समझाने के लिए है, आप चाहें तो इसे छोड़ भी सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर भी लिखना चाहो लिख लो, मैं रोकूंगा नहीं। मैं बाकी दोनों जजेस केस के भी ईयर लिख देता हूं, उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस। पहले वाला हुआ था 1982, दूसरे वाला हुआ था 1993, तीसरे वाला हुआ था 1998। क्या हुआ था इसमें मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ऊपर ऊपर से बोल रहा हूं बस। पहले वाले में था कंसल्टेशन का ये मतलब नहीं कि जो उन्होंने कहा वो माना ही जाए। दूसरे वाले में था कि अगर कंसल्टेशन लिखा गया है तो जो कहा है वो माना जाना चाहिए। फिर तीसरे वाले में जो है ये था कि पांच में से अगर दो ने भी मना कर दिया तो वो नाम नहीं भेजा जाना चाहिए। जनरली वाली स्लाइड प्रगति अभी दिखाऊंगा, चिंता ना करें, वो स्लाइड अभी कंप्लीट नहीं हुई है। समझ पा रहे हैं। पहला दूसरा तीसरा में क्या था, पहले वाले में है जी कंसल्टेशन बस, दूसरे वाले में नहीं, जो कहा है वो मानना पड़ेगा तभी तो सजेशन लिया आपने। तीसरे वाले में ये जो मैंने आपको बताया पांच में से दो भी अगर मना कर दे तो ही शुड अवॉइड। आ जाते हैं जी अपने उस स्लाइड पे, ये सब हटा बने रहने देता हूं, क्या पता कहीं से देख के रिवीजन में मदद हो जाए। जनरली द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बिकम्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बट ये ट्रेंड टूटा था जब ए एन राय जी बने थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ए एन राय became the CJI even when three other judges were senior to him. इसीलिए जनरली कहा गया है, फिक्स नहीं है दोस्तों। नोट करिए,
छोटा सा फैक्ट अगले पेज पे लिखना, ऐसे एक एमयू बेग जो है वो भी बेग जी बने थे 1977 में। सिमिलरली 1977 में एम यू बेग बने थे CJI। एज में सीनियर का मतलब एज है और कुछ भी नहीं, क्वालिफिकेशन जो है वो सबका सेम है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। करंट CJI, देखिए करंट CJI जो है MUBEG लिखा गया। 50th CJI जो है करंट है, DY चंद्रचूड़ जी हैं। MUBEG याद रखेंगे, सन ऑफ YV यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ जी। ये कौन है? 16th एंड लॉन्गेस्ट सर्विंग CJI, 22 फेब 1978 टू 11 जुलाई 1985। दीपक जी, आई डोंट हैव द आंसर टू दिस। इस सवाल में बहुत चीजें मिसिंग हैं, तो मैं इतनी सी इंफॉर्मेशन के साथ आंसर नहीं दे पाऊंगा। नोट करिए। देव, आई अंडरस्टैंड एंड आई होप ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा। नोट करा जी आपने, तो मैं आगे चलूं। सचिन, आई हैव नो आइडिया। जो पढ़ाया जा रहा है पहले आप वो सब तो पढ़िए। दीपक, क्लास के एंड में डाउट अपना क्वेश्चन टैब में टाइप करके भेज दीजिए, ठीक है। इनका टर्म एंड होगा, टर्म विल एंड ऑन 10 नवंबर 2024। चले, क्वालिफिकेशंस टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आपस में बातें करने की जगह, एक दूसरे को सजेशंस देने की जगह पेन कॉपी उठाइए और नोट्स बनाइए। मैं बहुत अच्छा इंसान हूं बट गौतम बुद्ध नहीं हूं। मुझे वहां तक पुश मत करिए कि मैं आपके नोट्स आधे बनवाऊं और आधे छुड़वा दूं, इतनी स्पीड में पढ़ा दूं। आप क्या कर रहे हैं, जब मैं लिख रहा हूं तब आप कमेंट्स में बातें कर रहे हैं, उसके बाद जब मैं पूरा लिख देता हूं तब आप शुरू करते हैं नोट्स बनाना, फिर आप कहते हैं बैक दिस दैट। उसमें आपका और सिर्फ आपका लॉस हो रहा है। जो काम 2 घंटे में होना चाहिए वो काम 4 घंटे में हो रहा है। फिर आप सोचते हैं कि सर ये तो 50 घंटे का पॉलिटी का कोर्स बन गया। ऐसा मत करिए, सिंसियरली क्लासेस को लगाइए। आप क्लास में बैठ के ये सोच रहे हैं क्या होगा, कैसे होगा, पेपर कब निकलेगा, किसकी क्या वैकेंसी आएगी। क्वेश्चन टैब इसीलिए बनाया गया है, उसका इस्तेमाल कीजिए। अदरवाइज मैं क्वेश्चन टैब को बंद करूंगा और क्लास के बीच में जो डाउट्स आएंगे वो लूंगा और क्लास एंड करके चले जाऊंगा। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कैसे आप लोगों को इन जनरल पढ़ाया जाता है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके डाउट्स के लिए दरवाजे हमेशा के लिए खुले रहें, क्योंकि हमेशा से ही खुले हैं। आप भी समझदारी से चलिए, अपना खुद का नुकसान मत करिए। मैं जानता हूं आप लोग तेज हैं, समझदार हैं, चालाक हैं। आप शायद ये भूल गए हैं मैं आप ही का गुरु हूं। जिस जॉब की आप तैयारी करने मेरे पास यहाँ आए हैं वो पेपर देके तब क्लियर करा था
जब शायद आपको एसएससी पता भी नहीं था क्या होता है। क्वालिफिकेशन टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, पहला सिटीजन ऑफ इंडिया, कहीं पर ये नहीं लिखा बाय बर्थ, ये ध्यान रखेंगे, जस्ट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरे नंबर पे ही शुड, इनमें से कोई सा एक, इसलिए मैंने और बीच में लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा ही है, लैग आ गया, सारी बातें आपने नहीं सुनी होंगी तो ये अच्छा है, कभी कभार मैं थोड़ा सा ज्यादा गुस्सा हो जाता हूँ, मजबूर हूँ, क्या करूँ, फिक्र है आपकी, इसलिए अच्छा ही है, आधी बातें ना पहुंचे तो बढ़िया है। ठीक है जी, क्वालिफिकेशन में एक है सिटीजन ऑफ इंडिया, दूसरे नंबर पे है या तो ये हाई कोर्ट के जज होने चाहिए 5 साल के लिए, या फिर एक यहाँ एडवाइजर लिख दिया मैंने, एडवोकेट होने चाहिए, सॉरी प्लीज करेक्ट दिस थिंग, एक एडवोकेट होने चाहिए हाई कोर्ट के, यानी वकील होने चाहिए देसी भाषा में, 10 साल के लिए, या फिर एक डिस्टिंग्विश्ड जुरिस्ट होने चाहिए प्रेसिडेंट के ओपिनियन में। ये पॉइंट मैं आपको पहले भी समझा चुका कि जरूरी नहीं है कि ये ऊपर की दो क्वालिफिकेशन मैच होगी तभी वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि वो एक ऐसे इंसान है जो वहां बैठने की योग्यता रखते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाएगा, चिंता ना करें। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, चिंता ना करें। ओ गॉड, स्क्रीन पहले ब्लर्ड थी अब ब्लैंक हो गई है, प्लीज हेल्प। विश्वास करिए सलोनी जी, भगवान को इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए भगवान को परेशान ना करा करें। क्या पता वो आपके फ्यूचर के बारे में कुछ बहुत बढ़िया प्लान कर रहे हो कि इस इंसान को तो मैं इस जगह बढ़िया सी जॉब दिलाऊंगा, अब वो डिस्टर्ब हो गए, अब वो सारा काम छोड़ के ये स्लाइड ठीक करने आएंगे तो दिक्कत हो सकती है ना। चलो ठीक है जी। क्या आप सब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलो आगे चलते हैं। कैन अ जज ऑफ हाई कोर्ट एक्ट एज एन एड हॉक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, पहला सवाल। दूसरा सवाल, कैन अ रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट एक्ट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कैन अ रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? तीनों का आंसर यस है, ध्यान रखिए। ये क्यों बता रहा हूं, पहले चलिए पिछली स्लाइड रिपीट कर देता हूं। निधि जी क्लास पे फोकस करिए, एक बार आपका कमेंट इग्नोर करा गया था, दूसरी बार आपने फिर ये करा है, पढ़ लीजिए, यू आर डेफिनेटली बेटर देन दिस, है ना। चलो फोकस करें, अच्छे अच्छे बच्चे की तरह पढ़ाई करें, क्योंकि जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। पहला पॉइंट ये है कि ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, दूसरे नंबर पे लिखा गया है शुड बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 years, और शुड बी एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 years, और शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। 3 पॉइंट लिखा गया है, यानी या तो वो हाई कोर्ट के जज हो 5 साल से, या फिर वो 10 साल से हाई कोर्ट में वकील हो। ऐसा नहीं है एक ही हाई कोर्ट में, हो सकता है ब्रेक ले लेके, यानी मल्टीपल हाई कोर्ट्स में पहले या फिर वहां, ऐसा नहीं एक ही में होने चाहिए। तीसरे नंबर पे अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि वो एक ऐसा इंसान है जो उस गद्दी पर बैठने की योग्यता रखते हैं, काबिलियत रखते हैं, तो वो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बन सकते हैं। अब आ जाते हैं इधर, देखो सचिन, तीनों के लिए ही प्रोविजंस रखे गए हैं, सिर्फ आखिरी वाले के लिए नहीं, तीनों के लिए रखे गए हैं। एडहोक क्या होता है? फॉर अ स्पेशल पर्पस, यानी जब जरूरत हो, है ना, ध्यान रखेंगे। तो हाई कोर्ट के जो जज हैं, अगर मान लेते हैं जरूरत लगती है तो सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं, जी हाँ। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, जी हाँ। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, जी हाँ। तो तीनों का आंसर यस है। आपको इसे ऐसे ही नोट करना है जैसे मैंने नोट करा है, वाई, बिकॉज आपके पेपर में कभी कभार ऐसे सवाल आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो आपको उस समय पहचानना आना चाहिए। कल को वो चौथा ऑप्शन दे देगा ऑल आर करेक्ट, तो इसका आंसर होगा ऑल आर करेक्ट।
जो स्क्रीन पर लिखा जा रहा है बटरफ्लाई, वो सब आपको नोट करना है। पिछली बार से डेटा मैंने अपडेट करा है इसका, तो अच्छे से नोट्स बनाइएगा। अगर आप पिछला कोर्स लगा भी चुके हैं तो यू नीड टू अपडेट योर नोट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं काम की बात पे। पहले लिख लो चलो। यस सचिन जी, देखिए, लेकिन अगर उनकी क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन सचिन एक बहुत बढ़िया पॉइंट ऐड करा गया, आप नोटिस करो ये आखिरी वाला, देखो कितना क्लासिक पॉइंट ऐड करा गया। यानी इसका इस्तेमाल करके तो हम आप भी बन सकते हैं, सोच के देखिए। प्रेसिडेंट के ओपिनियन में जो आ जाए वो बन सकते हैं। नहीं कशिश, वो एक प्रैक्टिसिंग प्रोफेशन है। एडहॉक जज का मतलब क्या होता है? एडहॉक, इसका मतलब होता है किसी विशेष काम के लिए, मान लेते हैं कि कोई ऐसा केस आ गया, लिख देता हूं मैं यहां पे, फॉर अ स्पेशल पर्पस। मान लेते हैं कोई केस आ गया जिसमें एक बहुत बड़े जज हैं जिन्होंने कभी आज से 5 साल पहले डील करा था, और लगता है कि वो तो इस बेंच में होने ही चाहिए। तो उन्हें सिर्फ उस काम के लिए एडहॉक जज बना दिया जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं ऑफिस है एक, जिसके अंदर मान लेते हैं कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी का काम है कि फॉर एग्जाम्पल कुछ पेंडिंग केसेस हैं जिन्हें निपटाना है। वो कमेटी एक एडहॉक कमेटी है, बिकॉज उस कमेटी का पर्पस सिर्फ और सिर्फ इन पेंडिंग केसेस को निपटाना है। यानी ही इज एन एडहॉक जज फॉर दैट मैटर। उसके बाद ये जज नहीं रहेंगे। ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई जज रिटायर हो गया तो क्या वो जज बन सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? यस। ये सब प्रोविजंस इसलिए रखे गए हैं क्योंकि कभी कभार क्या होता है, मान लेते हैं कोई एक बहुत बड़ा फैसला लेना है, और वो फैसला उन्हें लग रहा है जी इस फैसले को 2 महीने के बाद लिया जाना चाहिए, लेकिन उसमें एक बहुत बड़े जज है जो कल ही रिटायर हो रहे हैं, तो हो सकता है उन्हें अगले 2 महीने के लिए भी रोक लिया जाए। बट इट शुड बी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान उसकी इजाजत देगा तभी तो ये काम होगा। तो इसलिए ये सारे क्लॉजेस ऐड करे गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। अब आ जाते हैं एसएससी वाली बातों पे। मिनिमम एज कुछ भी नहीं है, नो मिनिमम एज। मैक्सिमम एज 65 years। टर्म नो फिक्स टर्म। रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट। रिमूवल बाय प्रेसिडेंट लिखो और फिर उस पे लगाओ कांटा। ऐसे ही लिखना है, पहले लिखना है फिर कांटा मारना है। और इम्पीचमेंट लिख के उसके साथ में लगाना है टिक। इम्पीचमेंट से ही इन्हें रिमूव करा जाता है। एज का क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है प्रद्युमन जी, क्वालिफिकेशन के हिसाब से है, एज के हिसाब से नहीं है। ठीक है जी। इम्पीचमेंट में क्या चाहिए? स्पेशल मेजोरिटी। याद है ना, स्पेशल मेजोरिटी वही अच्छी अच्छी बातें हम लोगों ने करी थी। मोर देन हाफ ऑफ टोटल और मोर देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। जगह कम पड़ गई, दोबारा लिखता हूं। मोर देन हाफ ऑफ टोटल एंड मोर देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। इनमें जो बड़ा होगा। कशिश जी कोई फिक्स टर्म नहीं है। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाता है 35 साल की उम्र में, तो थ्योरेटिकली वो अगले 30 साल तक सुप्रीम कोर्ट के जज रह सकते हैं। हितेश जी पिछले क्लास को देखिए अगर आपकी वो क्लास मिस हुई है तो। नोट किया आप लोगों ने? क्योंकि प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव नहीं करे जाते, ये इम्पीचमेंट से रिमूव हो सकते हैं, ध्यान रखेंगे।
ठीक है, ऐसे लिख लो। चलो अगर इसमें अभी भी डाउट आ रहा है तो थोड़ा किताबी भाषा ही लिखवाता हूँ फिर। ऐसे लिख लो, रिमूवल के आगे थोड़ा काट लेना, बाय प्रेसिडेंट ओनली बड़ा बड़ा लिख लेना जी, ओनली आफ्टर इम्पीचमेंट, ऐसे लिख लो। चलो हाँ इक्वल भी है, ऐसे बना लो। और बताओ, ठीक है जी, सुधार दिया है फ्रेमिंग आपके लिए कि पेपर में आप कंफ्यूज ना हो जाए। मैं तो बस ये कहना चाह रहा था कि डायरेक्ट रिमूवल नहीं होता, इनका इम्पीचमेंट होता है। बट यस, थ्योरेटिकली तो फाइनल कॉल प्रेसिडेंट का ही है, क्योंकि कशिश जी उनकी एज हो जाएगी, वो 11 नवंबर को पैदा हुए हैं, इसलिए उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से लिखा हूं मैंने। ठीक है जी, आगे चलते हैं दोस्तों। ग्राउंड या ग्राउंड्स फॉर रिमूवल, क्या रीजन देने होंगे इंपीचमेंट के? वो हैं सिर्फ दो, इनकैपेसिटी और प्रूव्ड मिसबिहेवियर। इनकैपेसिटी, सुप्रीम कोर्ट के जज को कोई कह देगा जी ये इनमें कैपेसिटी नहीं है इस सीट पे बैठने की, फिर भी ये ऐड इसलिए करा गया है, कभी खुदा ना खास्ता कोई इंसेनिटी आ जाए, यानी मे बी कोई मेंटल इलनेस इशू आ जाए, तो उस केस में इसे रखा गया है जिससे कि गलत फैसले ना सुनाए जा सके। प्रूव्ड मिसबिहेवियर इसलिए रखा गया बिकॉज नथिंग इज अबव लॉ, यानी वो मिसबिहेव ना करे, क्योंकि अगर ये पॉइंट ऐड नहीं करेंगे तो वो किसी से भी बदतमीजी कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये दोनों पॉइंट आई थिंक सही है इन्हें ऐड करना। इन कैपेसिटी जिससे कि इंसेनिटी वगैरह के क्लॉजेस कवर हो जाए, प्रूव्ड मिसबिहेवियर जिससे कि नोबडी शुड बी अबव लॉ। मैंने नहीं बोला फाइनल कॉल प्रेसिडेंट का है, मैंने ये बोला कि अगर वो इम्पीच हो जाते हैं तो बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट वो रिमूव हो जाएंगे। नो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज सो फार बीन इम्पीच्ड। ओनली केस जो पहुंचा था इम्पीचमेंट के लिए वो था जस्टिस वी रामास्वामी जी का, बट लोकसभा में इम्पीचमेंट फेल हो गया था, वोटिंग पे एब्सटेन कर दिया था लोगों ने। ओनली केस के आगे आप ये लिख दो, ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ इम्पीचमेंट। कहीं आपको लगे कि सर नो है तो फिर ओनली केस कहां से आ गया? ओनली केस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ इम्पीचमेंट वॉज ऑफ जस्टिस वी रामास्वामी, जो कि 1990s की बात है, और इम्पीचमेंट सक्सेसफुल नहीं था। किसी के कुछ भी डाउट्स हैं अगले 10 मिनट में क्वेश्चन टैब में भेज दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन टैब बंद कर दिया जाएगा। सो फार मतलब अभी तक, सो फार मेरे पास 16 डाउट्स आ गए हैं श्याम जी, तो इसका मतलब मेरे पास अभी तक 16 डाउट्स आए हैं। सो फार मैंने आपको इस क्लास के अंदर ये 4 4 10 10 बातें बता दी हैं, यानी अभी तक मैंने आपको ये सब चीजें पढ़ा दी हैं। आगे चलते हैं जी। अंग्रेजी का भी टीचर बन सकता था वैसे मैं, पर कहां से इतना टाइम लाता। आगे चलते हैं जी, ठीक है, कुछ फैक्ट्स। प्रोसीडिंग्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर कंडक्टेड इन इंग्लिश ओनली। सुप्रीम कोर्ट में केवल अंग्रेजी चलती है, याद रखेंगे। आर्टिकल 145 के अंदर कुछ रूल्स लिखे गए हैं जो कि है सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1966 और सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013। फ्रेम्ड अंडर आर्टिकल 145, ध्यान रखेंगे, रेगुलेट द प्रैक्टिस एंड
प्रोसीजर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई है वो कैसे होगी, उसमें क्या करना है, क्या आचरण होना चाहिए और क्या मैनर्स होनी चाहिए, दिस दैट, वो सब लिखा गया है इन दोनों सेट ऑफ रूल्स में जो कि आए थे 1966 और 2013 में। और ये पावर इन्हें मिली है रूल्स बनाने के आर्टिकल नंबर 145 से। चलें जी आगे दोस्तों। छापिए, फिर चलते हैं जी आगे। ठीक है जी, ये मैंने आपको जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताना था मैंने बता दिया है। अब मैं चलता हूं जी आगे और आपके साथ बात कर लेता हूं हाई कोर्ट्स की। ठीक है, अब ये नेक्स्ट टॉपिक है। अभी तक मैंने आपको काफी कुछ बता दिया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ सुप्रीम कोर्ट रेगुलेट होता है किससे, ये सब आई होप आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज हाई कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से ज्यादा सवाल बनेंगे बिकॉज वो एक सिंगल टॉपिक है। हाई कोर्ट्स से बनते हैं बट ओनली आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, बिकॉज हाई कोर्ट में क्या है, आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन ही सिमिलर, कॉमन और होमोजेनस हो सकते हैं। बाकी सब जो प्रोसीजर्स हैं वो सब थोड़े अलग अलग होंगे, तो वहां से एसएससी सवाल नहीं बनाता। चलिए दोस्तों खैर आगे चलते हैं। हाई कोर्ट्स इन इंडिया या ऑफ इंडिया जैसा भी कहना चाहे। पार्ट 6, आर्टिकल 214 से आर्टिकल 231, यूनियन टेरिटरीज हैविंग हाई कोर्ट दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर। सिमरती पढ़ लीजिएगा अगर पढ़ने का मन है। वैसे आर्टिकल कौन कौन से पढ़ने हैं वो भी मैं आपको एक क्लास में कोशिश करूंगा लिखवा दूं। यस सिद्धार्थ, वो एंड हो गया है। नोटेड। तो मैं चलूं जी आगे। देखिए हाई कोर्ट जो बने थे वो बने थे हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 के तहत। ये थोड़ा सा एक फैक्ट आपको पता होना चाहिए। हाई कोर्ट्स, 3 हाई कोर्ट मेनली बनाए गए थे, सेट अप बाय, या अंडर कर दो इसे, हाई कोर्ट्स एक्ट 1861। 3 बनाए गए थे जी, कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास। ये ध्यान रखेंगे। ये 3 हाई कोर्ट्स जो हैं अपने देश के सबसे पुराने हाई कोर्ट्स हैं और 1866 में बना था हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद। नोट करें तो डन करें। चलिए अब अपॉइंटमेंट कौन करता है ये आप मुझे बताएंगे जजेस का हाई कोर्ट के। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट इज डन बाय
द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही फरमाया आपने। सचिन जी, आपने खुद ही इस सवाल का आंसर दे दिया है। पढ़ लीजिए क्या जाता है, सारे मतलब बहुत ज्यादा थोड़ी, आप देखो कमी है। 214 से 231 कोई बहुत ज्यादा आर्टिकल नहीं है, और सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते। पढ़ोगे तो खुद ही समझ जाओगे, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ कम इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखिए, जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे वो अपॉइंट करे जाएंगे बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ स्टेट। सलोनी, प्लीज यूज क्वेश्चन टैब। गुड इवनिंग। ऑफ, और हम कहेंगे अदर जजेस के केस में सेम कहानी है, और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को ऐड कर लेंगे बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद CJI प्लस गवर्नर प्लस CJ ऑफ हाई कोर्ट। कॉमन सेंस वाली बात है, स्टिल गवर्नर वाला पॉइंट मैं सिखाना चाह रहा था, इसलिए ऐड करा है। अच्छा, यहां पर एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर लेना, प्लस लद्दाख। अभी ऐसे लिख लो, एक्सप्लेन कर दूंगा। इनका कॉमन हाई कोर्ट है, जम्मू कश्मीर प्लस लद्दाख का कॉमन हाई कोर्ट है। 7th अमेंडमेंट में पॉइंट जो है ऐड करा गया था। और अगर इन तीनों में भी आपसे कोई पूछे तो ये ओल्डेस्ट है, ध्यान रखना, ओल्डेस्ट हाई कोर्ट। वैसे तो तीनों एक साथ ही बने हैं, बट मंथ का फर्क था, तो ओल्डेस्ट में कलकत्ता वाले पे टिक करना, अगर तीनों ही ऑप्शन में आ जाए तो। छाप लीजिए, कुछ बचा है तो। यस, ये 1862 में बने हैं, ऐसे लिख देता हूँ, 1862 में बने। ठीक है, ऐसे लिख दिया। ठीक है शुभराज, आपको जो एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करने हैं अभी, वो एक तो ये वाला पॉइंट ऐड करना है दोस्तों। उसके बाद एक ये 1862 में बने और ओल्डेस्ट कलकत्ता वाले पे गोला मार के लिखना है। और इसके साथ आपको ये वाली स्लाइड जो छाप ही रहे थे वो छापनी है जी। आप डन लिखेंगे तो मैं आगे चलूंगा। राजन, अभी तक एक भी सवाल ऐसा मैंने नहीं देखा है। सलोनी जी, फॉर ऑल थ्री द ईयर इज 1862। 1862 में बने लिखा हुआ, आप चेक करिए। ठीक है जी। 7th अमेंडमेंट ऑफ 1956 ने कहा था एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है मल्टीपल स्टेट्स का। 7th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 ने कहा कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स और 2 और मोर states and UTs can be established। इसी पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए आप देखोगे कई सारे ऐसे यूटीज हैं जिनके पास अपने हाई कोर्ट नहीं है, तो वो कहीं और के हाई कोर्ट से काम चला रहे हैं। या आप देखोगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है, इनका हाई कोर्ट जो है वो कॉमन है, हैव कॉमन हाई कोर्ट। ठीक है, तो सबसे पहली यूटी कौन सी हो गई जिसके पास अपना हाई कोर्ट है? दिल्ली, क्योंकि दिल्ली के अलावा तो बस जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पास है। दिल्ली हाई कोर्ट जो है दोस्तों,
ये बना था 1966 में, 31 अक्टूबर को। नोट करिए। डन लिखिए, आगे चलें। चलें जी, भागे आगे। इसी बात पे क्वेश्चन टैब बंद कर देता हूँ। अब तो आप लोगों को भी समझ आ गया होगा कैसे, क्या हम लोग क्या करते हैं, कैसे क्वेश्चन टैब बंद होता है। ये ज्ञान वैसे आपके किसी काम का नहीं है, स्टिल क्यूरियोसिटी थोड़ी बहुत कुछ लोग अगर होगी तो वो ठीक हो गई होगी। खैर आगे चलते हैं जी। अब अपने देश में टोटल कितने हाई कोर्ट है, क्या कोई बता सकता है? हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया? कैन एनीबडी आंसर? 25, बिल्कुल सही। और आपके पेपर में कई बार आपने ऐसे सवाल भी देखे होंगे, या हो सकता है आपके मन में कभी आया हो कि भाई ये जो है अपना अंडमान निकोबार किसके कंट्रोल में है, या कहाँ से फैसले सुनाए जाते हैं, लक्षद्वीप, ये सब ऐसे सवाल आते ही होंगे दिमाग में कभी ना कभी। तो थोड़ा सा वो भी डिस्कस हम लोग कर लेंगे पहले, लेकिन मैं कुछ और डेटा आपको जो है यहाँ पर लिखवाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो डेटा पहले मैं लिखवा रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी पढ़ाएंगे अपनी तरफ से, सब चिंता ना करें, ठीक है? सही जगह आए हैं, अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी करी जाएगी। क्वालिफिकेशंस जज ऑफ हाई कोर्ट बनने की, सबसे पहले जी सिटीजन होने चाहिए। दूसरी बात, एडवोकेट, थोड़ा स्पीड पकड़नी होगी, ऑफ हाई कोर्ट फॉर मोर देन 10 years, और हेल्ड जुडिशरी पोस्ट ऑफिस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये कीवर्ड बस ध्यान रखना, जुडिशरी ऑफिस फॉर 10 years। ये ऐसे क्लॉजेस इसलिए डाले जाते हैं जिससे कोई ऑफिशियली मान लो एडवोकेट नहीं है, अब उसे जज बनना है, वो तो बन ही नहीं पाएंगे। तो ये जुडिशियल ऑफिस से थोड़े ओपन एंडेड शब्द इसलिए ऐड करे जाते हैं। ठीक है जी, चलें आगे दोस्तों। मिनिमम एज यहां पर भी कुछ नहीं है, मैक्सिमम एज है 62 साल। टेन्योर कुछ भी नहीं है, 6 साल 6 साल ऐसा कुछ भी नहीं है। रेजिग्नेशन जो है टू प्रेसिडेंट है, नॉट टू गवर्नर, कीप दिस इन माइंड। ओथ गवर्नर, रिमूवल बाय प्रेसिडेंट ऑन इम्पीचमेंट। जुडिशियल ऑफिस नहीं समझे, लिखकर छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। रिमूवल बाय प्रेसिडेंट ऑन इम्पीचमेंट, और ग्राउंड्स जो है रिमूवल के वो है सेम, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इन कैपेसिटी। आज तक कोई भी जज इम्पीच नहीं हुए हैं। खुद भी पढ़ें तो ऐसे पढ़ें जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये है निचोड़, बुलेट पॉइंट्स, सीधा सटीक इन्फॉर्मेशन। खुद भी पढ़ें तो ऐसे पढ़ें कि नोट्स देखे तो उसमें हर सवाल का आंसर आपको चमक जाना चाहिए, कोई कहानी नहीं लिखी है मैंने। ओथ डैश गवर्नर, बात खत्म। यस कशिश, मतलब एग्जैक्ट उस तरीके जैसा हमारा दिमाग इजीली प्रोसेस करे। मिनिमम एज कुछ नहीं, मैक्सिमम एज 62 साल, रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट, ओथ गवर्नर। खुद भी पढ़िए तो कृपया ऐसे पढ़िए जिससे कि आप पेपर तक चीजों को रिटेन कर पाए, बिकॉज बहुत सारा डेटा होता है पढ़ने का। अब देखिए, क्योंकि हाई कोर्ट के जज है तो इनका ट्रांसफर भी हो सकता है, तो इनका ट्रांसफर करेंगे प्रेसिडेंट साहब। ट्रांसफर
बाय प्रेसिडेंट, बट ये अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, आफ्टर कंसल्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कंसल्टेशन जो है करना चाहिए, मतलब उनसे कंसल्ट करना चाहिए। नो जज ऑफ हाई कोर्ट हैज बीन इम्पीच्ड सो फार। करिए जी नोट, चलें आगे। जय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जो भी कंडीशन है वही सेम चलेगी इनके लिए भी। ठीक है जी, छाप लिया, तो मैं आगे चलूं। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद आगे चलूंगा। देखिए क्या होता है, कभी कभार काफी सारे राज्य फैले हुए होते हैं, यानी उनका क्या है जी कि बहुत बड़े एरिया में वो फैले हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं महाराष्ट्र की बात करता हूँ, एमएच की, तो एक काफी बड़ा सा राज्य है। अगर आप थोड़ा बहुत समझेंगे तो बहुत बड़ा राज्य है। और अब इसमें क्या, बॉम्बे बैठा है यहाँ पर, इससे भी बाहर ही है, बस चलो मैं यहाँ बना देता हूँ। अब सोचो कि अगर यहाँ पर हाई कोर्ट की एक सीट बना देता हूँ तो यहाँ वाले इंसान को बड़ी तकलीफ होगी। यानी उसे बार बार वो 15 घंटे ट्रेन में बैठ के आना, 15 घंटे ट्रेन में बैठ के जाना, धक्केबाजी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो इसका सॉल्यूशन निकाला गया कि जो ऐसे बहुत बड़े राज्य हैं ना, उनमें क्या करो कि मेन तो यहीं पे बैठाए रखो, यहां पर भी एक छोटा हाई कोर्ट बना के छोड़ दो, जिसे हम कहते हैं बेंच। यानी एक काम करो जी, इसकी बेंच बना दो एक नागपुर में, नागपुर बेंच बोलेंगे इसे, ठीक है, सब लिखवाऊंगा, चिंता मत करो, पहले समझा रहा हूँ। हम कहेंगे नागपुर बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। आई होप आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं। या इससे एसएससी, स्टेट पीएससी बहुत सवाल बनाते हैं, या स्पेशली स्टेट पीएससी, एसएससी इतना डेप्थ में वैसे नहीं जाता है, स्टिल पढ़ लेते हैं क्योंकि एक दो सवाल बने हैं। वो पूछेगा जी बताओ इनमें से कहाँ पर बेंच है, और चार बड़े शहरों के नाम लिख देगा, तो आपको पता होने चाहिए जी हाँ कहाँ पर बेंच है। आई होप आप पॉइंट समझ पा रहे हैं। तो जो मेन है उसे तो हम सीट बोल देंगे, और जो इस काइंड ऑफ सब ऑफिस है इसे हम बेंच बोल देंगे। समझ पा रहे हैं। बटरफ्लाई थ्योरेटिकली ट्रांसफर इज एन ऑर्डर, सो यू कैन नॉट डिनाई द ट्रांसफर, बट जनरली कॉपरेशन होता है सबके बीच में, तो वो सब चीजें इनडायरेक्टली अनऑफिशियली चल सकती हैं, बट ऑफिशियली इट इज एन ऑर्डर, यू गेट ट्रांसफर्ड सो यू हैव टू गो देयर। ये आपकी जॉब में भी होगा, इफ यू आर ट्रांसफर यू हैव टू गो देयर। ठीक है जी, ये आप समझ पाए। अब मैं कहानी लिखवाता हूँ आपके सामने, जितने भी हाई कोर्ट्स हैं उनके बारे में बहुत सारी फैंसी फैंसी बातें लिखूंगा, और आपको मेरे साथ उन्हें फटाफट छापना है। सबसे पहले दोस्तों, अब मैं लिखवा रहा हूँ हाई कोर्ट्स के बारे में। सबसे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में हम क्या क्या लिखेंगे, जो जो मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट है। आपको अपने पास से और कुछ 10 बातें पढ़ने का मन है, बिल्कुल पढ़िए, मैं आपको रोकूंगा नहीं। मैं सिर्फ उतना पढ़ाऊंगा जो मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसका जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन होता है कि ये किस एरिया को अपने कंट्रोल में रख सकता है, किस एरिया से जुड़े फैसले सुना सकता है। पूरा यूपी। ये कब बना है, एस्टैब्लिश कब हुआ है जी, ये 1866 में। इसकी सीट कहां पर है, इसकी सीट है इलाहाबाद में। क्या इसका और कोई बेंच है, बेंच यानी सब ऑफिस है, जी हाँ। कहां पर है जी, लखनऊ में। सीजीआई को कोई रिमूव कर सकता है, यस जय, सीजीआई को रिमूव करा जा सकता है, जैसे कि किसी और जज को रिमूव करा जाता है इम्पीचमेंट से, यानी दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में एक एक करके आपको स्पेशल मेजोरिटी प्रूव करनी होगी, अगर वो हो जाती है तो प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं। ठीक है जी, आपको मेरी तरफ से मैं सिर्फ ये 2-3 बातें पढ़ाऊंगा, इसके अलावा आपको जो अच्छा लगे आप खुद पढ़ सकते हैं, मैं आपको रोकूंगा नहीं। आज की क्लास हो सकता है 10-5 मिनट ऊपर जाए, बिकॉज ये मैं 25 के 25 नाम पहले आपको लिखवाना चाहूंगा। यहाँ पे आप 25 लिख लीजिए। हाई कोर्ट्स कितने हैं जी, 25 है, जिसमें पहले का डेटा मैंने लिखा है, बिल्कुल सही श्याम। दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, 2019 में बना है। आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है इसका जुरिस्डिक्शन, और सीट जो है इसकी अमरावती।
तीसरे नंबर पे है दोस्तों कैलकाटा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट लिख लो। ये बना है 1862 में, वेस्ट बंगाल प्लस अंडमान निकोबार, सीट कोलकाता। स्पीड पकड़ लेना दोस्तों, वरना आप ही को लेट होगा क्लास खत्म होने में। मैं पूरे 25 लिखवा के तभी फ्री करूंगा। जिसकी बेंच है निशा जी उसकी लिख दी जाएगी, जिसकी नहीं है नहीं लिखी जाएगी। प्रगति जी सीट हो गया हेड ऑफिस, और जो बेंच है वो हो गई सब ऑफिस। अगर एक पर्टिकुलर राज्य में एक ही जगह पे हाई कोर्ट है तो वो सीट हो गई, लेकिन अगर कोई बहुत बड़े राज्य में एक और छोटा हाई कोर्ट यानी उसी का पार्ट बना दिया तो ये बेंच हो गया। बेंच हो गया जो सब ऑफिस है एक तरीके से, ठीक है। जहां पर एक ही है वो बाय डिफॉल्ट सीट होगा। यानी अगर मैं ये चीज ना भी लिखता यहां पर अभी, तो इस ये अगर मान लेते मैं ना लिखता तो ऑटोमेटिकली अमरावती वुड हैव बीन द सीट ऑफ हाई कोर्ट, नॉट द बेंच। बेंच इज अ सब ऑफिस, नथिंग एल्स। ऐसे शब्द इसलिए इस्तेमाल करे जा रहे हैं बिकॉज एमसीक्यू में बेंच ही लिखा हुआ आपको दिखेगा। थोड़ी स्पीड पकड़नी होगी दोस्तों आपको। जनरली मैं एक पेज पे एक लिखता हूं, बट अभी दो दो लिखूंगा कोशिश करके, जिससे कि कम समय में काम पूरा हो पाए। यानी मेनली ये कोलकाता में है, बट इसका ही एक छोटा ऑफिस इन्होंने पोर्ट ब्लेयर में बना रखा है। तनुश्री जी ये भी 25 नाम लिखवा दिए जाएंगे तो क्लास आपकी ओवर हो जाएगी, मान के चलिए 15 मिनट। चौथे नंबर पे है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। 2000 में बना है छत्तीसगढ़। मैं एक बार सीक्वेंस देख लेता हूँ। पहले मैंने लिखा ईयर, फिर स्टेट, फिर सीट, ठीक है। छत्तीसगढ़ बिलासपुर। अब मैं ये आगे नहीं लिख रहा वो सीट है या फिर वो बेंच है, मैं आपके प्यारे से कॉमन सेंस पे वो चीज छोड़ रहा हूं। दिल्ली हाई कोर्ट 1966, दिल्ली और दिल्ली। मैं चाहता तो घर पे बैठ के आधा घंटा लगा के इसकी टेबल बना के आपको वो दे देता, बट वो टेबल किसी काम की नहीं है, वो पूरे तरीके यूजलेस टेबल हो जाएगी बिकॉज आप उसे कभी भी याद नहीं कर पाएंगे। इस तरीके फिर भी डेटा आपके दिमाग में थोड़ा बहुत चला जाएगा। दोनों बातें सेम ही है राहुल, दोनों चीजें सेम है। वो बेंच जब आप जाएंगे तो मान लेते हैं आप एक ऐसे हाई कोर्ट में जाते हैं, जैसे मैं नागपुर गया था कुछ समय पहले, तो वहां हाई कोर्ट नहीं गया था बट मैंने उस हाई कोर्ट को बाहर से देखा था। तो उस पर लिखा होता है बॉम्बे हाई कोर्ट और नीचे लिखा होता है नागपुर बेंच, यानी इट इज ऑल्सो हाई कोर्ट। ऐसा नहीं है कि वहां पर फैसले नहीं सुनाए जाएंगे, ऐसा नहीं है कि वहां का फैसला बंबई जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो उसका एक ऑफिस बना रखा है उन्होंने, जैसे बैंक्स का होता है ना, एक एचडीएफसी बैंक है वो पूरे देश में फैला हुआ है, ऐसे ही इन्होंने हाई कोर्ट को एक की जगह दो जगह बना दिया, ऐसा कॉन्सेप्ट है। अब दिल्ली दिल्ली क्या, दिल्ली पूरा जुरिस्डिक्शन और दिल्ली में ही सीट है। बॉम्बे हाई कोर्ट 1862, महाराष्ट्र, गोवा, दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली। ये पूरा है इनका जुरिस्डिक्शन, क्योंकि महाराष्ट्र को छोड़कर बाकी एरिया तो छोटे छोटे हैं, और इनकी जो सीट है वो है मुंबई में, और इनके जो बेंच हैं वो एक है नागपुर में, एक है पणजी में, एक है औरंगाबाद में। दिल्ली वाली स्लाइड देख लो, ठीक है जी। इसमें अब हो सकता है आपको संभाजी नगर लिखा हुआ दिख जाए। जुरिस्डिक्शन मतलब उनका जो पूरा कंट्रोल है वो कौन से इलाके तक है। ऑफिशियल कंट्रोल
क्षेत्राधिकार, है ना, शायद सही बोला होगा, क्षेत्राधिकार, हाँ क्षेत्राधिकार ही होना चाहिए। किस क्षेत्र पर उनका अधिकार है? यहां पर छोटा हाईकोर्ट एक ऐड कर देते हैं। कलर बदल रहा हूं, कंफ्यूजन ना हो जिससे आपको। छोटे का मतलब ऐसा, मतलब छोटे का मतलब जिसका डेटा कम हुआ, ऐसा कोई दिल पे नहीं लगा लेना है। आप में से कोई गुजराती हो गया, अरे सर जी क्या बात कर दी, डेटा कम है बस ये बात है। गुजरात, अहमदाबाद। नागपुर, पणजी गोवा की कैपिटल, PANAJI, पानाजी कह सकते हो आप। और औरंगाबाद जो कि संभाजी नगर है। नोट करिए। नागपुर PANAJI और औरंगाबाद संभाजी नगर। ठीक है जी, छाप लिया आपने। चलते हैं आगे गुवाहाटी की तरफ। गुवाहाटी हाई कोर्ट, 1948। अब जुरिस्डिक्शन जो है वो है असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। विश्वास मानिए मेरा दोस्तों, अगर पेपर में यहां से सवाल आ गया तो हालत खराब हो जाएगी टिक करने में। बिकॉज अगर आप मैप को जानते हैं तो आपको पता होगा अरुणाचल प्रदेश ऐसा है, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद है नागालैंड, फिर है मणिपुर, फिर है मिजोरम, और इधर की तरफ है अपना त्रिपुरा। यहाँ पर है मेघालय, है ना, ये हो गया अपना असम। तो जब तुक्केबाजी चलेगी ना, तो पूरे चांस से कॉमन सेंस कहेगा कि मणिपुर टिक कर दो मिजोरम की जगह, और वो गलत हो जाएगा। आई होप आप पॉइंट को समझ पा रहे हैं। तो ये डेटा भले ही आपको भी आसान लग रहा है, बट इतना आसान है नहीं। मेरे लिए पढ़ाना आसान है बिकॉज मुझे याद है, बट इसे याद करना ही बहुत बड़ा टास्क है। तो प्लीज फोकस से याद करेंगे और कोशिश करेंगे इसे अगले 24 घंटे में याद कर ले। अगर आप इसे कल रात 10 बजे वाली क्लास से पहले याद नहीं कर पाएंगे तो हो सकता है आपको पाप चढ़े और आप इसे कभी याद ना कर पाए, क्योंकि ये डेटा मुश्किल है। सीट है गुवाहाटी में, और जो बेंच है इनके वो है एक कोहिमा में। मैं नहीं बताऊंगा ये किसकी कैपिटल है, आप जाने, पता है तो बढ़िया, नहीं पता तो भी बढ़िया। कोहिमा में, आइजवाल में और ईटानगर में। यस जय। देखिए सिर्फ दीव की बात नहीं है जय, दमन दीव दादरा नागर हवेली में पूरी एक यूटी है। और यूटी होने से पहले भी यही सीन था, दमन एंड दीव का भी इधर था, दादरा एंड नागर हवेली का भी इधर ही था। एक और कोई ऐड कर देते हैं अपन स्पेस जो घेरे, हिमाचल प्रदेश ऐड कर देते हैं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट, 1971, HP और शिमला। ये तो देखा होगा आपने शिमला वाला, आप कभी भी जो है शिमला घूमने गए होंगे तो पूरे चांस से आपने हाई कोर्ट देखा होगा, भले ही आपका ध्यान गया हो या ना गया हो। जो मॉल रोड है वहां पर, वहीं पर है हाई कोर्ट। नोट कर लिया जी। आज की क्लास थोड़ी ऊपर जाएगी तो बर्दाश्त करना है। कंटेंट वाइज हो सकता है मैं आपको भी 10 मिनट के बाद छोड़ूं। ठीक है जी। चलो नहीं गए कोई बात नहीं, एक बार ज्वाइन कर लो, LTC लेके चले जाना सरकार के पैसों पे घूमने। साल में एक बार अलाउड होता है, आना जाना बिल्कुल मुफ्त। जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, जुरिस्डिक्शन जम्मू कश्मीर और लद्दाख, सीट श्रीनगर में और जम्मू में।
मैंने दोनों को ही सीट लिखा है बिकॉज आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर की दो कैपिटल वाला कॉन्सेप्ट है, और उसी वजह से सर्दियों की अलग गर्मियों का अलग चलता है, इसलिए दोनों को ही सीट कहा जाता है। झारखंड। प्रशांत जी वो कैसे पूछेगा, वो आपसे कहेगा बताओ अंडमान निकोबार जो है वो कौन से हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता है, या फिर लक्षद्वीप कौन से हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता है, या फिर वो पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेंच ऑफ से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेंच ऑफ से महाराष्ट्र हाई कोर्ट। तो इस तरीके के सवाल वो पूछेगा आपसे। अच्छा, ये सीट वर्सेस बेंच में ज्यादा नहीं फंसना। आप टेक्निकली ये भी एक बेंच हो गया, समझ पा रहे हैं ना, ऐसा मतलब पेपर में फंसना नहीं है आपने कि अरे सर वहां पे तो ऑप्शन में नागपुर और पणजी और मुंबई और मान लेते हैं जी सतारा था, हमने तो मुंबई पे टिक कर दिया कि ये बेंच नहीं है। वहां पर कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। व्हेन इट इज सेइंग बेंच और सीट, इट मींस कि बिल्डिंग, तो बिल्डिंग यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। हाँ, अगर यही चार नाम दे दे और कहे बताओ बेंच कहां पर नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली इस पे टिक करोगे। यानी पेपर में सिर्फ रट्टू पोपट वाला काम नहीं करना, दिमाग का इस्तेमाल करना है, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। कुछ लिखना रह गया क्या? हाँ, यहाँ पर ये रह गया ना, लिख लो 1928। बहुत बढ़िया राजन। ठीक है। झारखंड हाई कोर्ट जब झारखंड बनेगा तभी बनेगा जी 2000 में। झारखंड, रांची। और क्या करना ना, जब घर पे रिवाइज करोगे तो पूरे 25 को इक्वल इज्जत मत देना। जैसे इसमें तो कुछ है ही नहीं, बताओ क्या है भाई, झारखंड की कैपिटल ये रही, बात खत्म। तो अपन सिर्फ इस पे फोकस करेंगे, हमें पता है झारखंड बना ही तब है, तो हो गया काम। ऐसे ही इसमें क्या है जी, ये तो हमें पता ही है दोनों एक ही एरिया है, यहाँ पर हमें पता है यही कैपिटल, तो हम सिर्फ इस पे फोकस करेंगे। इसी तरीके मान लेते पिछली स्लाइड पे आ जाऊं, इस पे क्या ही फोकस कर लोगे, सिर्फ इस पे फोकस करोगे। जो ये डेटा है ना, ये है फोकस करने वाला। यानी हर एक को बराबर इज्जत नहीं देनी, जहां पर दिख रहा है कि पेचीदा सवाल बन सकता है सिर्फ उसी पे उस तरीके का फोकस करना है। 12 नंबर है, कितना नंबर है? 12। कर्नाटक हाई कोर्ट 1884, कर्नाटक और बेंगलुरु, बैंगलोर। केरला हाई कोर्ट 1956, jurisdiction केरला प्लस लक्षद्वीप। सीट एर्नाकुलम, कैपिटल में लिख देता हूं। अब ऐसी पेचीदा चीजें याद रखनी कि त्रिवेंद्रम में नहीं है तो फोकस कर लेना चाहिए। सलोनी ऐसा कुछ फिक्स कहीं लिखा नहीं गया है, अपने को तो बस फैक्चुअल डेटा पे फोकस करना है। वैसे जनरली दी साइज नॉट दी पॉपुलेशन। बाकी ऐसा कहीं लिखा नहीं गया है। 14 नंबर पे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट 1956, एमपी, और सीट है जबलपुर में। आप नोटिस कर पा रहे हैं कितनी पेचीदा चीज है, यही है आपके पेपर का पीवाईक्यू, यही सवाल आया था पेपर में। बेंच है ग्वालियर में और इंदौर में, यानी कैपिटल में कुछ नहीं है। ये पेपर का सवाल था, चौथा ऑप्शन जो है भोपाल था, और वो भर भर के लोगों ने गलत करा होगा। मद्रास हाई कोर्ट 1862। थोड़ा स्पीड प्लीज बना के चलेंगे आप लोग। jurisdiction तमिलनाडु प्लस पुडुचेरी और चेन्नई।
25 नंबर तक क्लास चलेगी, तो ये सवाल पूछने का कष्ट मत करिएगा। बिल्कुल शिवा, सही कह रहे हैं आप, बिकॉज दोनों आइलैंड प्लेसेस हैं, तो वो कॉमन सेंस से बनाना मुश्किल हो जाता है। अगर आप प्योर कॉमन सेंस लगाएंगे तो हो सकता है आपको लगे अंडमान का जो है मे बी कहीं तमिलनाडु ना हो, क्योंकि पूरा कोस्ट ही उसके पास और दूर है, अब नजरिया है। तो एग्जैक्ट नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। बाकी बेंच वाला सवाल बना हुआ है, आपके पेपर का ही सवाल है। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इतनी बार आ गया, मैं सोच रहा हूँ पढ़ा के ही भेजूंगा आपको। ज्यादा नहीं, 1 घंटा लगेगा बस। बताओ करा ही दें, क्या हो गया, 1 डेढ़ बज जाएगा, क्या हो गया। 11 बजे भी तो छोड़ता हूँ, एक दिन 1 बजे छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं, चिंता मत करो, फ्री कर दूंगा 25 तक पूरा करा के। सर जी क्या बात कर रहे हो, एकदम दिमाग एक्टिवेट हो गया हमारा। अब क्या करना, जब घर पे पढ़ोगे ना तो ये 2013 वाले एक साथ समेट लेना, कि अच्छा 2013 में मणिपुर मेघालय को हाई कोर्ट मिल गया था, ओहो इसीलिए ये वाले दोनों नहीं है। समझ गए ना, अगर आप पूरे एरिया को इमेजिन करोगे तब आप समझोगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। सोच के देखना एक बार। और सबसे बढ़िया बात क्या है जी, अभी बताता हूँ सबसे बढ़िया बात क्या है। त्रिपुरा हाई कोर्ट 2013, त्रिपुरा, अगरतला। अब तो थोड़ा सा इजी हो गया, इन तीनों को एक साथ याद कर लो कि मेक माई ट्रिप जो है ये इनके पास अपने हाई कोर्ट हैं, और जो बाकी हैं उनके पास नहीं है। सर करवा ही दीजिए, अच्छा जी। सच में करा दिया ना तो बस फिर वही गाना चलेगा, पढ़ के तुसी बटरफ्लाई कित्थे चले हो। क्योंकि सच में कराऊंगा तो सबसे पहले आप ही लोग भागोगे, जो भी कह रहे हो ना कि सर करा दो, अरे सर हम बैठे हैं, क्या बात कर रहे हो, फोन चार्जिंग पे लगा दिया हमने। नोटेड। तो चलें आगे। ये तीन ध्यान रखने हैं, 2013 में बने हैं, तो पूरा एरिया अब आप इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, क्या नॉर्थ ईस्ट आप इमेजिन कर पा रहे हैं, अगर आपने मुझसे मैपिंग करी है, दिस वुड बी वेरी इजी फॉर यू। आई होप आपने मुझसे एक बार मैपिंग पढ़ रखी है, बिकॉज मैंने बहुत ही अच्छे से उसे पढ़ाया है। ये मैं अपनी तारीफ इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मुझे पता है कि उसमें कितना एफर्ट मैंने लगाया है। कहाँ तक हो गए, 18 तक हो गए ना। 19, उड़ीसा हाई कोर्ट 1948, उड़ीसा और कटक। बड़ी स्ट्रेंज बात है कि बहुत सारी कैपिटल सिटीज में हाई कोर्ट नहीं है, तो फोकस करके पढ़ना पड़ेगा आपको। बिहार का हाई कोर्ट पटना में है, पटना हाई कोर्ट बोलते हैं वैसे इसे, बट जो है वैसे ही लिख रहा हूँ, बिहार और पटना। तो बिहार वाले में सिर्फ ईयर याद रखना है अपने को। मैपिंग की अलग से स्पेशल क्लास में तो मैंने पढ़ा रखा है, मेरे ख्याल 2020 में पढ़ाया था, उसके बाद लास्ट ज्योग्राफी के कोर्स के आखिरी की 5 क्लासेस में है। सलोनी जी मैं गैप इसलिए नहीं दे रहा बिकॉज जुरिस्डिक्शन वुड बी अ स्टेट एंड सीट वुड बी अ सिटी, तो मैं इस वजह से उन्हें अलग अलग बिल्कुल नहीं लिख रहा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप कॉमन सेंस से बना पाएंगे कि ये राज्य है तो राज्य का जुरिस्डिक्शन होगा, ये एक शहर है, राज्य है शहर है। और मैं सीक्वेंस वो देखो, ये सब राज्य है, ये वाले वो नीचे वाले शहर है, यहाँ पर भी आप देखो ये सब राज्य है ना। 20 तक हो गया, 21, इसे निपटा के ही जाना। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, उम्मीद से काफी ऊपर चली गई है क्लास, बट अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो निपट गई। कल जो है आप इसे याद करके आएंगे क्लास में, मैं आपका टेस्ट नहीं लूंगा क्योंकि मुझे दूसरा टॉपिक पढ़ाना है, बट स्टिल मैं उम्मीद करूंगा कि आप छोटे बच्चे नहीं हैं, आप समझदार हैं, कि अगर आप इसे नहीं पढ़ेंगे कल दोपहर तक तो आपके दिमाग से ये निकल जाएगा। तो पढ़ लीजिएगा, अपने लिए ही पढ़ लीजिएगा। ये है जी जुरिस्डिक्शन, और इसकी सीट है
चंडीगढ़। जहां पर जरा सा भी कंफ्यूजन होगा वहां पे मैं ऐसे सीट वगैरह मेंशन कर रहा हूँ। जहां पर सब चीजें बिल्कुल सीधी सटीक है वहां पर मैं ये सब नहीं लिख रहा हूँ। 20 नंबर रह गया, फटाफट लिख लो। नेहा जी, एक्चुअली पहले मेरा प्लान था इस क्लास में अमेंडमेंट पढ़ाने का, मैंने फाइल भी जो है अपलोड कर दी थी। फिर मैंने सोचा पहले ये वाला टॉपिक पढ़ाते हैं, बिकॉज पिछले 2-3 क्लासेस से थोड़ा डेटा वाला ज़्यादा हो गया था, तो इस वजह से पहले ये पढ़ा दिया और अगली क्लास में आपको वो अमेंडमेंट पढ़ा दूंगा। Mamta ji, yes, I'll hopefully be of some help. Actually, that is not on my part. There is some change in the interface, so you will have to wait some more classes or maybe some more days for this PDF thing. And recorded thing, I hope it should work. If it is not working today, you can try after maybe 1 or 2 days. This PDF thing is not yet working. Many people are complaining about this. You can also message this to an academy's technical team. You will find some help section somewhere on the page only, and hopefully within some days it would get activated again. ठीक है जी। 22 नंबर पे आ जाते हैं, राजस्थान हाई कोर्ट। 1949 है, राजस्थान है, और ये है, इसकी सीट है जोधपुर में, और बेंच है जयपुर में। कोई रिकॉर्डिंग, बाकी सब भी एक बार बताएंगे, रिकॉर्डेड क्लास आप नहीं देख पा रहे क्या, या अटक अटक के देख पा रहे हो, ऐसा कुछ इशू आ रहा है? पहले आप चलिए डेटा लिखिए, ये बातें बाद में करेंगे 5 मिनट के। ठीक है, आप लोग अन अकेडमी की जो टीम है उन्हें मैसेज करते रहिए। होपफुली जल्दी ही इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा, बिकॉज पीडीएफ आई अंडरस्टैंड इज रिक्वायर्ड। देख पा रहे हैं, निशा जी कह रही हैं देख पा रहे हैं क्लास। ठीक है, छापिए फटाफट। अच्छे से देख पा रहे हैं क्लास, ठीक है, चलिए बढ़िया है, कोई बात नहीं। दिवाकर जी, लेटेस्ट कोर्स देखिएगा ज्योग्राफी का, कंप्लीटेड में मिल जाएगा, उसके आखिरी की 5 से 10 क्लासेस में कहीं ना कहीं से शुरू होगा, एक बार प्लीज आप चेक कर लेना। 23 नंबर, सिक्किम, 1975। सिक्किम, ये भी बढ़िया, मैंने जो है एक चालाकी आप लोगों के साथ चलता हूँ। जब आप डन लिखते हो ना, तब तक मैं ऑलरेडी गैंगटॉक तक लिख चुका था, बिकॉज मुझे थोड़ा आइडिया लग गया है कि कितने सेकंड का गैप आएगा, और मुझे आपकी स्पीड का भी आइडिया है, तो मैं थोड़ा सा जो है शैतानी कर ही देता हूँ। तेलंगाना हाई कोर्ट, 1954, तेलंगाना और हैदराबाद। आप समझ गए ना, जो ओरिजिनल था आंध्र प्रदेश का, वो टेक्निकली आज जब हम बात कर रहे हैं तो तेलंगाना का है। तो पेपर में जब बच्चे कॉमन सेंस लगाएंगे ना, तो वो कॉमन सेंस उन्हें माइनस के 2.5 नंबर दिलाएगी, क्योंकि उन्हें तो लगेगा तेलंगाना बना है, तो उन्हें लगेगा इसका मतलब तेलंगाना का ये होगा वो होगा ऐसा। बट क्योंकि हैदराबाद अब तेलंगाना का हिस्सा है, तो वो हाई कोर्ट भी उधर चला गया और यहां पर बन गया नया। कोई नेहा का कमेंट चाहे तो देख सकते हैं दिवाकर जी, बाकी चेक कर लेंगे। आप दो दो तीन तीन क्लासेस स्किप करके खोल खोल के देख लेना, आइडिया लग जाएगा। ठीक है जी, अब आ जाते हैं आखिरी पे, उत्तराखंड। जब ये बना तब हाई कोर्ट बना, उत्तराखंड, नैनीताल। और दोस्तों, एक बढ़िया बात, यहां पर हो गया है हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट। अब एक छोटा सा पोर्शन मैंने आपको और पढ़ाना है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स वाला। एक काम करें, थोड़ी है हिम्मत, बताओ। वो जैसे वो 3 इडियट्स में वो पूछता है, चतुर है हिम्मत, तो 5 मिनट और दे सकते हो मुझे, मैं सबऑर्डिनेट कोड भी पढ़ा देता हूँ। जबरदस्ती थोपता नहीं मैं अपनी क्लास में बच्चों के ऊपर। अगर आप हाँ करेंगे तो मैं 3 स्लाइड है, सिर्फ 3 स्लाइड लिखवाऊंगा, सबऑर्डिनेट कोड पैक करा दूंगा। आज ही क्यों कराना चाह रहा हूँ, बिकॉज अभी आप फ्लो में हैं, तो अगर आप साथ हैं तो बताइए, अदरवाइज कल करेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जबरदस्ती थोपने वाला काम नहीं है बिल्कुल। ठीक है, सिर्फ 3 स्लाइड लिखवाऊंगा, चिंता मत करो। अधिकतर बच्चों ने हाँ कर दिया है, जिन्होंने नहीं भी करा, डेमोक्रेसी है जी अपने देश में, अब बस शांति से फोकस करना है सभी को। मैं अपनी तरफ से आपको जल्दी से जल्दी फ्री करने की कोशिश करूंगा, बिना कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज किए। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके कोऑपरेशन के लिए। हेडिंग डालेंगे आप, नेक्स्ट टॉपिक सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है जी, जो है आपके लिए लिख दिया गया है श्याम जी, नहीं है क्योंकि छोटा सा राज्य है साइज में। ठीक है जी,
चलते हैं आगे। सबऑर्डिनेट, कोई डाउट है तो प्लीज मुझे क्वेश्चन टैब में भेज दो, मैं देख लूंगा। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ये क्या होते हैं जी? लोअर कोर्ट्स। अब आप खुद समझदार हो कि भले ही मैं एक दो तीन बेंच बना के छोड़ दूं, लेकिन क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है हर बात पे वहां जाना? मेरी पड़ोसी से लड़ाई हो गई, अब हम जा रहे हैं स्पेशली सोचो इलाहाबाद, इम्पॉसिबल, बहुत टाइम खराब होगा। ठीक है, एक आध कुछ गड़बड़ लिखवा दिया क्या? रुकिए मैं चेक कर लेता हूँ, कुछ गड़बड़ है क्या, चेक कर लेता हूँ। बताइए किस वाले में है? नहीं नहीं सही है ना, नहीं नहीं सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। आप आराम से एक बार स्टडी करो, कोई डाउट आएगा आने वाली कल की क्लास में डिस्कस करना, ठीक है? आप आराम से उसके बारे में स्टडी करो। अभी के लिए मैं चलता हूँ आगे, ठीक है? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स यानी लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट का मतलब समझ गए? आपके जिले में क्या कोई कोर्ट है? डेफिनेटली होगा। अगर आप एक जिले में रहते हैं या आपके आसपास जो भी जिला है आप उसे इमेजिन कीजिए, वहां पर कोई कोर्ट होगा, वो सब इसके अंदर कवर होते हैं, ठीक है? आर्टिकल 233 टू आर्टिकल 237। एक काम करते हैं, जो आपको डाउट आ रहा है वो इस क्लास के एंड में डिस्कस कर लेंगे, चिंता ना करें, ठीक है? अभी के लिए यहाँ फोकस करें। आर्टिकल 233 से आर्टिकल 237 तक कवर होते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में, ठीक है जी? और अगर कुछ आज रह भी गया तो कल की क्लास में भेज देना, चिंता मत करो, फोकस करें। 233 से 237, अब इसमें क्या क्या आता है? शायद मैंने हो सकता है आपसे पहले कभी डिस्कस करा हो इस बारे में, नहीं करा तो अब समझा देता हूं। एक आता है सिविल कोड। वैसे तो जनरली मैं कोर्स के बीच में कहीं ना कहीं ये बता ही देता हूं, एक आध बार फिर से बता देता हूं, कोई बात नहीं। सिविल कोड, क्रिमिनल कोड और रेवेन्यू कोड, ठीक है? अब इसमें क्या है, ये सबऑर्डिनेट कोड के तीन हिस्से हैं, जिसमें जो ये वाले दोनों कोर्ट है, इन्हें मिलाकर जो कोर्ट बनता है वो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जो आपको दिक्कत आ रही है कॉपी के कोने में नोट कर लीजिए आज की क्लास में, नहीं तो कल रात वाली क्लास में मुझसे डिस्कस करिएगा, ठीक है? अभी के लिए इधर फोकस करिए प्लीज। नोट करें, डन करें, कंफर्म करें। और कोई घबराने की बात नहीं है, गड़बड़ होगी तो कल सही करा देंगे, क्या हो गया? अभी परेशान नहीं होना, अभी पहले इसे छाप लो, कुछ गड़बड़ होगी सही करा देंगे, क्या दिक्कत की बात है, ठीक है? कुछ आर्टिकल्स जो आपको ध्यान रखने हैं, 233 और 233A। आर्टिकल 233 और 233A याद रखिएगा, ये है अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। और 233A, आगे वाला ए हटा देता हूं, फंस जाए आप लोग। वैलिडेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट्स ऑफ, थोड़ी किताबी भाषा लिख रहा हूं, एंड जजमेंट्स एटसेट्रा डिलीवर्ड बाय सर्टेन डिस्ट्रिक्ट जजेस। देखो आर्टिकल 233 जो जजेस होते हैं, ये वाले जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के, इनके अपॉइंटमेंट की बात करता है। और 233A जो है वो बात करता है इनके द्वारा जो फैसले सुनाए गए हैं उसकी वैलिडेशन की। बस अपने को इतना ध्यान रखना है, इससे ज्यादा मगजमारी नहीं करनी बस, ठीक है? बाकी इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? वो है गवर्नर। अभी लिख देता हूं आपके लिए। अच्छा, वाई आर दिस सबऑर्डिनेट? सबऑर्डिनेट का मतलब होता है कि किसी के अंडर काम करने वाले। whom आर दे सबऑर्डिनेट टू? टू द स्टेट हाई कोर्ट, यानी वो स्टेट हाई कोर्ट के बिहाफ पे काम करते हैं, ध्यान रखिएगा। ये क्या है जी? स्टेट हाई कोर्ट, क्योंकि हर जगह जाकर फैसले नहीं सुना सकता, तो ये उनके बिहाफ पे यहां पर काम करते हैं। दैट इज वाई दे आर सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, बिकॉज दे आर सब ऑर्डिनेट टू द स्टेट हाई कोर्ट। आज की क्लास में तो आई होप आपको मजा आ रहा होगा, सीखने को मिल रहा होगा। आखिरी बात लिखूंगा बस अगली स्लाइड पे, चिंता मत करो, वादे के हिसाब से चलता हूं। देखो, एक स्लाइड ये है, एक स्लाइड ये है, एक और बनाऊंगा बस, फिर फ्री कर दूंगा, चिंता मत करो। अपॉइंटमेंट बाय
गवर्नर आफ्टर कंसल्टेशन विद स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड हाई कोर्ट एंड स्टेट पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन। पेपर में गवर्नर पे टिक करिए, आगे बढ़िए। इस बात के साथ दोस्तों ये क्लास यहाँ पे कंक्लूड होती है। आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अमेंडमेंट्स की अलग से क्लास है प्रशांत जी, क्योंकि जो अमेंडमेंट आप सोच रहे हैं कि वो मतलब बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, क्योंकि मैं अमेंडमेंट बहुत डिटेल में पढ़ाता हूं, तो हर अमेंडमेंट जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है वो मैं कवर कराऊंगा। इट विल टेक एटलीस्ट 30 मिनट्स टू 1 आवर, मतलब कम से कम इतना टाइम लगता है। और वो जो फाइल मैं आपको ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये फाइल बहुत लंबी चौड़ी फाइल है, तो इसके बारे में हम कल की क्लास में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास लिख देता हूं मैं यहाँ पर, ये ऐसे लिख दिया है, अमेंडमेंट्स से पहले इसे बना दिया है, अभी के लिए आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है जी, आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और कॉपरेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई अंडरस्टैंड एक एक्स्ट्रा परेशानी आप लोगों को झेलनी पड़ती है, या आवाज़ डिले आना और ये और वो सब मैं समझता हूँ, फिर भी आप लोग हिम्मत दिखा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कॉपरेशन मेरी तरफ से मिल सके। इसलिए कभी कभार जब आप थोड़ा बह भी जाते हैं तो भी मैं डांटता नहीं हूँ, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कुछ हद तक परेशानी आपकी जायज़ है। ठीक है जी, खैर यहाँ पर ये क्लास कंक्लूड होती है। आप सबका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय, गुड नाइट। सिमरदीप जी करा दिए जाएंगे, चिंता ना करें, बिल्कुल बेफिक्र रहें आप। सेकेंड लास्ट स्लाइड एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, पहला आर्टिकल जो लिखा गया 233 है, वो कहता है डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो अपॉइंटमेंट उनका कैसे होगा, और दूसरे वाला कहता है जो उनके द्वारा फैसले सुनाए जाएंगे उसका वैलिडेशन क्या है। मतलब इतनी सी बात है, बस आपको बस ये नंबर ध्यान रखना है और ये स्टेटमेंट ध्यान में रखनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं आप सबसे आने वाली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।